हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नरेशन, जिसको हम लोग दूसरे नाम से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या क्लास 9th 10th 11th 12th या किसी भी क्लास के बच्चे हैं। इंग्लिश में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जिसका नाम है नरेशन। तो मेरा उम्मीद है और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे और पूरा देखेंगे। सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इससे इस टॉपिक से क्वेश्चंस बना पाओगे, ठीक है। और मेरा वादा है इस वीडियो को देखने के बाद नरेशन टॉपिक आपके लिए पूरा क्लियर हो जाएगा। नरेशन कहते किसको हैं? तो इंग्लिश में बोला जाता है कि किसी भी बात को ना दो तरीके से बोलता है। हालांकि यदि मजाक वे में नरेशन को बोला जाए तो नरेशन का मतलब ही होता है चुगली करना। कैसे? तो नरेशन बताता है कि यदि कोई पर्सन या कोई स्पीकर कोई बात बोल रहा है तो उसके बात को यदि ऑडियंस सुनता है और वो डायरेक्ट उसी के बात में बोलता है, उसी के स्टेटमेंट को दोहराता है, वो डायरेक्ट स्पीच में कहलाता है। और अपने तरीके से बोलेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में। शायद आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल से। जैसे मैं हूँ फिलहाल बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप ऑडियंस हैं, सुनने वाले हैं। जैसे मैं बोला क्या कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, एक इंग्लिश बोल रहे हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश। प्रणव मेरा नाम है, तो प्रणव सर बोल रहे हैं क्या, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आपने सुना? जब ऑडियंस स्पीकर का बोला हुआ बात को किसी तीसरे पर्सन को बोलेगा डायरेक्टली, कैसे कि जानते हो, मान लो आपका दोस्त कोई राहुल है एज फॉर एग्जाम्पल, तो बोलिएगा जानते हो राहुल, प्रणव सर बोल रहे थे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। प्रणव सर वाज सेइंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन स्पीक इंग्लिश। मेरा भी तो सेंटेंस यही था ना कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप भी बोल रहे हो प्रणव सर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो मेरे बात को आपने लगा बजा कर नहीं बोला, डायरेक्टली बोला। तो ये हो गया प्यारे बच्चों डायरेक्ट स्पीच। क्या आप ये भी तो बोल सकते थे अपने दोस्त को कि प्रणव सर बोल रहे थे कि वह इंग्लिश बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश को आप बदल दिए ही कुड स्पीक इंग्लिश। प्रणव सर सेड दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश मेरा सेंटेंस था, लेकिन आपने बोला प्रणव सर सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो मेरे सेंटेंस को आपने आई कैन स्पीक इंग्लिश को आपने बदला किसमें, ही कुड स्पीक इंग्लिश, मतलब अपने तरीके से बोला। डायरेक्टली मेरे बात को आप बोल रहे हो तो वो डायरेक्ट स्पीच, और यदि आप अपने तरीके से लगाकर बोल रहे हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। यही कारण है कि नरेशन दो पार्ट्स के होते हैं। प्यारे बच्चों लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। नरेशन कितने पार्ट्स के होते हैं प्यारे बच्चों? दो पार्ट्स के होते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट स्पीच होता है। कौन सा स्पीच होता है प्यारे बच्चों? डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच। इस पर मैं एक बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ था। बहुत पहले जब मैं ये टॉपिक पढ़ रहा था तो मेरे गुरुजी ने क्या बताया, बहुत ही ब्रीफली बता दिया था क्या कि नरेशन टॉपिक ऐसे से वैसे होता है और बनाकर एक एक्सरसाइज ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर, वो किताब होता था, उससे बना लेना। तो मैं जब घर पर गया तो कहीं नरेशन टॉपिक था ही नहीं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर में। गया अगले दिन ट्यूशन, गुरुजी से पिटाया, बहुत पिटाया। तो मैंने भी बोला कि नरेशन टॉपिक तो था ही नहीं एक्सरसाइज में, तो बना था कैसे? तो उन्होंने बताया कि देखो तो है या नहीं। तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के इंडेक्स को उठाया और दिखाया कि देखो लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैंने सर को बोला कि सर आपने तो मुझे नरेशन बोला था बनाकर लाने, ये डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच तो मुझे समझ नहीं आया। तो अब चूंकि क्लियरली मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों कि नरेशन का ही दो पार्ट होता है, एक कौन सा, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा कौन सा, इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ये हो सकता है ये कंप्लीट वीडियो आपका जाए मैराथन टाइप, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद नरेशन टॉपिक आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इससे हर एक क्वेश्चन चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल का क्यों न रहे आप जरूर बनाओगे। तो आइए हम लोग समझते हैं डायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि प्रणव, मेरा नाम है प्रणव सेड, मैंने बोला क्या, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब कोई पूछे
प्रणव यहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चों, स्पीकर हो गया। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मेरी बात को आपने डायरेक्टली बोल दिया ना, तो ये कौन सा स्पीच हो गया, डायरेक्ट स्पीच। और वैसे भी आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि जहां भी कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट दिख रहा है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला स्टेटमेंट प्यारे बच्चों, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला स्टेटमेंट जो होता है वो डायरेक्ट स्पीच होता है। कौन सा स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। अच्छा, कुछ बात मेन जो सीखना होता है नरेशन में, पता है क्या, मेन सीखना होता है कैसे डायरेक्ट स्पीच को बदले किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यही सीखना होता है। तो पहले डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच ही सीखना है, लेकिन आपको कुछ बातें याद रखनी है। डायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट पाया जा रहा है प्यारे बच्चों, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसको कौन सा स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को आप लोग शायद बहुत सारे बच्चे पता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, नहीं, ये पूरा जो पार्ट है प्यारे बच्चों वो रिपोर्टिंग स्पीच ही है। क्या है ये, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो वर्ब पाया जा रहा है सेड है वर्ब। प्रणव कैसे वर्ब हो सकता है, प्रणव तो नाउन है ना, किसी का नाम है, सेड वर्ब है, तो ये सेड कहलाएगा कौन सा वर्ब प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। सेड कैसा वर्ब कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब जब इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है, एक बात और याद रखिएगा आप लोग, डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर के एक ऐसा पार्ट है जिसमें एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलते हैं लेकिन मीनिंग नहीं बदलता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, एक सेंटेंस नंबर एक ये हो गया। अब मैं इसका दूसरा बोलूंगा, ही इज नॉट अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का नहीं है, ही इज अ गुड बॉय। और दूसरा सेंटेंस, ही इज नॉट अ बैड बॉय, सेंटेंस दोनों दो है लेकिन मीनिंग एक ही निकल कर आ रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। तो क्या किया मैंने, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदला लेकिन मीनिंग सेम रहा, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो नरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट होता है। कैसे, तो जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में बदलेंगे लेकिन मीनिंग सेम रहता है, मीनिंग बिल्कुल नहीं बदलता है। कैसे, तो जैसे कोई पूछा कि इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो, तो कैसे बदलोगे प्यारे बच्चों, तो आप बदलेंगे क्या, प्रणव, समझना इसको अच्छे से, प्रणव सेड टू रहता ना तो टोल्ड लगता, मैं बताऊंगा। सेड को सेड में बदलना, इसके एक एक पार्ट को कैसे बदलता है वो मैं बताऊंगा। फिलहाल एक बेसिक समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलते हैं, यही सीखना होता है। सेड को सेड में बदला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बदलेंगे किस में प्यारे बच्चों, दैट में। जनरल सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदला जाता है। अब आई, देखो एक बात तो मैं लिखित दे देता हूं, आने वाले तुरंत समय में मैं आप लोग को 3 ऐसे रूल्स बताऊंगा डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। यदि आप ये रूल्स पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो नरेशन का एक एक क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे। और वो 3 रूल्स बहुत फेमस है। सबसे पहला है चेंज ऑफ पर्सन, पहला, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मात्र 3 रूल्स हैं, लेकिन तीनों रूल्स को अच्छे से समझ जाओगे तो एक एक क्वेश्चन आप लोग बना पाओगे। सबसे पहले इसको बनाते हैं। आई पता है पर्सन को चेंज करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय। आई फर्स्ट पर्सन होता है, मैं बताऊंगा कैसे फर्स्ट पर्सन, क्या फर्स्ट पर्सन इज चेंज। हम लोग जो लगाते हैं ना फॉर्मूला, आने वाले समय में बताएंगे, SON फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, प्रणव, प्रणव के लिए ही दोगे या सी दोगे, तो ही दोगे। और सेड प्यारे बच्चों प्रेजेंट में है या पास्ट में है, से या सेज रहता तो प्रेजेंट रहता। वीडियो के लास्ट तक बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। से या सेज रहता तो ये प्रेजेंट टेंस में होता, लेकिन क्वेश्चन में सेड है, और सेड जो है ना वो पास्ट है, V2 है। तो यही तो एक रूल है चेंज ऑफ टेंस में, कि जब रिपोर्टिंग वो पास्ट में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलता है, तो प्रेजेंट बदल जाता है पास्ट में। तो आप ही बता दो कि कैन किस में बदल जाएगा बच्चों, कुड में बदल जाएगा। कैन प्रेजेंट पास्ट में बदलेगा तो कुड में। जब टेंस बदल दिए तो स्पीक का फिर स्पोक देने की जरूरत नहीं है, कैन का कुड बदल चुका है। तो ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक, और इंग्लिश थर्ड पर्सन है, नो चेंज होता है। अब ये जो दूसरा सेंटेंस प्यारे बच्चों बना ना, प्रणव सर सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, ये बना कौन से स्पीच में प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में। कौन से स्पीच में बना,
इनडायरेक्ट स्पीच में बना। अब देखो, मेन बात जो आप लोग को समझना है वो क्या समझना है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। कैसे? तो हिंदी करके देखो। प्रणव सेड, प्रणव ने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, डायरेक्ट स्पीच का बात है। दूसरा, प्रणव सर सेड दैट, प्रणव सर ने कहा कि, या प्रणव सेड दैट, प्रणव ने कहा कि ही कुड स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकते थे। एक, जैसे मैं स्पीकर था, आई कैन स्पीक इंग्लिश बोला, आपने सुना किसी तीसरे पर्सन को बोला कि प्रणव सर सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो मेरे बात को आपने डायरेक्ट बोला, तो डायरेक्ट स्पीच। अब आप अपने तरीके से लगाकर बोल रहे हो कि प्रणव सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकते थे, तो आप अपने तरीके से बोले तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। हालांकि दोनों में आप यही बोलना चाह रहे थे कि कोई पर्सन है जिनका नाम है प्रणव, वो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब आपने बदला तो मीनिंग सेम रहा। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया है? चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट तब तक ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदले। तो जैसा कि मैंने बता रखा है आप लोगों को कि ये मात्र 3 रूल्स हैं जो यदि आप अच्छे से जान पाएंगे तो नरेशन डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो 3 रूल्स क्या है आप बोर्ड पर देख सकते हो। सबसे पहला रूल है चेंज ऑफ पर्सन। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल में आई को ही में बदला था, तो ये चेंज ऑफ पर्सन में आता है। 3 पर्सन होते हैं, मैं डिटेल से चेंज ऑफ पर्सन को तुरंत बताता हूँ। 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैं बताता हूँ उसको। दूसरा जो चेंज ऑफ रूल्स आप लोगों को जानना है प्यारे बच्चों, वो चेंज ऑफ टेंस जानना है। और तीसरा जो रूल जानना है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप देखे होंगे टेंस बदला था क्वेश्चन में, कैसे? तो इज एम आर, सॉरी कैन था तो कुड में बदला, इज एम आर वॉज वेयर में बदलता है, हैज हैव हैड में बदलता है, V1 बदलता है V2 में। बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, ये जो बदल रहा है ना वो चेंज ऑफ टेंस में है। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि टुडे बदलता है दैट डे में, दिस डे बदलता है दैट डे में, है ना, दीज डेज बदलता है दोज डेज में। तो ये जो बदल रहा है वो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो आप लोग हेडिंग दे सकते हो प्यारे बच्चों, चेंज ऑफ पर्सन क्या है। इसको मैं डिटेल से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग हेडिंग दे दो चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहले तो पर्सन को समझने के लिए आपको 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कौन कौन होता है प्यारे बच्चों? एक होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। दूसरा होता है प्यारे बच्चों सेकंड पर्सन। तीसरा होता है थर्ड पर्सन। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्यों? क्योंकि इस अभी मैं पर्सन को डिटेल से बताने वाला हूँ, केस के बेसिस पर भी, कि एक सब्जेक्टिव केस में होता है तो एक पॉजिटिव केस में पर्सन होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस में। केस के अनुसार मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा ना चेंज ऑफ पर्सन में, तो कोई सब्जेक्टिव केस का पर्सन रहेगा, कोई ऑब्जेक्टिव केस का रहेगा, कोई पॉजिटिव केस का रहेगा। फिलहाल आप मेरे पर भरोसा करके इस पर्सन को, कितने टाइप्स के पर्सन होते हैं, कौन कौन होते हैं, जरा एक चार्ट के रूप में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पर्सन, तो केस के आधार पर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट पर्सन में आता कौन है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले किसी को वैल्यू दोगे तो किसको दोगे? अपने आप को दोगे, अपने आप को फर्स्ट पर्सन में रखोगे। तो आई मतलब मैं, तो फर्स्ट पर्सन में रखना आई को। और एक और आता है जिसका नाम है वी। वी मतलब हम लोग में भी तो हम ही आ रहे हैं ना। तो फर्स्ट पर्सन में प्यारे बच्चों कौन कौन आएगा? आई और वी आएगा। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड पर्सन में प्यारे बच्चों यू आएगा। सेकंड पर्सन में कौन आएगा? अपने बाद किसी को वैल्यू देंगे तो सामने वाले को देंगे, सिंपल सी बात है। तो सेकंड पर्सन में बच्चों यू देंगे। और थर्ड पर्सन में बच्चों देंगे ही, सी, इट, नेम, दे। ये सब जो आता है ये थर्ड पर्सन में आता है। कौन से पर्सन में आता है बच्चों? थर्ड पर्सन में आता है। अब बताइए, ये फर्स्ट पर्सन में यदि आई आएगा तो क्या मी फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा, माई फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा? आई का ही तो पार्ट है मी और माई। तो ये मी और माई क्या है? तो इसी को समझने के लिए केस के आधार पर पर्सन को 3 भागों में बांटा। ऑन द बेसिस ऑफ केस एनी पर्सन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो पहला जो सब्जेक्ट का काम करेगा, मैं यहाँ पर डिवाइड कर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, समझना। पहला यदि वो सब्जेक्ट का काम करेगा तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। कैसा केस कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस। यदि कोई ऑब्जेक्ट का काम करता है बच्चों तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। कैसा केस कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। और यदि अधिकार बताने का काम करता है, माई, योर, हिज, आवर, तो ये पॉजेसिव केस कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि पॉजेसिव केस में कौन कौन आएगा। जो अधिकार बताए,
मैं हूं तो अधिकार किस पर आएगा, तो मेरा, तो पॉजेसिव केस में माई और माइन। अच्छा, कोई पूछ दे आपसे कि फर्स्ट पर्सन में यदि आई है तो मी और माई या माइन ये सब कौन से पर्सन में आएगा, तो भाई मैं यदि मान लेता हूं कि किसी पर्टिकुलर कास्ट में आता है, जैसे मैं ब्राह्मण, मैं किसी कास्ट के फेवर में नहीं, मेरे लिए सब बराबर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन मान लो कि मैं एक ब्राह्मण हूं, तो मेरा जो आने वाला जनरेशन होगा वो तो ब्राह्मण ही होगा ना। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो मी और माई उसी का तो पार्ट है, तो मी और माई भी फर्स्ट पर्सन होगा। अच्छा, जो सब्जेक्ट का काम करता है, जो शुरू में रहता है, आई शुरू में रहता है, और जो ऑब्जेक्ट का काम करता है उसको ऑब्जेक्टिव केस में, तो आई का अंतिम में क्या रहता है, मी। जैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आई हेल्प यू, आई को सब्जेक्टिव केस में, लेकिन तुम मेरी मदद करते हो तो यू हेल्प आई होगा या यू हेल्प मी होगा, प्यारे बच्चों यू हेल्प मी होगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में मी होगा। तो आप ही बताओ, वी का पॉजेसिव केस हम लोग का, तो हम अधिकार में, पोजेशन वर्ड से बना है पॉजेसिव, जिसका मतलब ही होता है अधिकार। तो अधिकार में क्या हो गया प्यारे बच्चों, आवर, और दूसरा क्या होगा, आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, जो अंतिम में रहता है। जैसे हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं, वी हेल्प यू, लेकिन तुम हम लोगों की मदद करते हो तो यू हेल्प वी होगा या यू हेल्प अस होगा, तो अंतिम में तो अस ही रहता है। देखो बेटा, जो सबसे शुरू में रहेगा ना वो सब्जेक्टिव केस में रहेगा, और जो सबसे अंतिम में रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में, और जो अधिकार बताएगा वो पॉजिटिव केस में रहेगा। क्लियर है? अब जरा समझना, यू जब सब्जेक्टिव केस है तो पॉजिटिव केस इसका क्या होगा, तुम है तो तुम्हारा, योर और योर्स हो जाएगा, और इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, कैसे, तुम मेरी मदद करते हो, यू हेल्प मी, और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो आई हेल्प योर या आई हेल्प यू, आई हेल्प यू ही होगा ना। क्लियर है? अब चलते हैं ही सी इट नेम, तो ही वह है तो अधिकार में क्या होगा, हिज, और अंतिम में ऑब्जेक्टिव केस में हिम रहता है। आप देखिएगा सेंटेंस में कि कभी भी किसी सेंटेंस में ही का अंतिम में रखना होगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हिम रहता है और सब्जेक्ट के स्थान पर ही रहता है। तो सी का पॉजेसिव केस तो हर होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है, पॉजेसिव केस में हर्स भी होता है। इट का पॉजेसिव केस इसका इट्स होगा, ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। दे का पॉजेसिव केस उन लोगों का देयर या देयर्स होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में प्यारे बच्चों देम होता है। वे लोग मेरी मदद करते हैं, दे हेल्प मी, देम हेल्प मी नहीं, तो दे शुरू में आ रहा है सब्जेक्टिव केस, लेकिन मैं उन लोगों की मदद करता हूं तो आई हेल्प दे होगा या आई हेल्प देम होगा, तो अंतिम में आ रहा है तो देम होगा, तो देम ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। यहाँ तक। और नेम का तो भाई नाम, तो राहुल का भाई तो राहुल्स ब्रदर, नेम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा लो। ऑब्जेक्टिव केस में तो नेम खुद ही रहेगा सब्जेक्टिव, राहुल हेल्प्स मी तो राहुल सब्जेक्टिव केस, आई हेल्प राहुल तो राहुल भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं बताना क्या चाह रहा हूं जरा अच्छे से समझना। चेंज ऑफ पर्सन में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पर्सन में कितने पर्सन होते हैं, तो 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा, आई और बी। याद करने का तरीका, सबसे पहले आप अपने आप को वैल्यू देते हो, मैं, हमारा। दूसरा, किसी को वैल्यू दे जो सामने वाला, मतलब तुम, तो यू सेकंड पर्सन, ही सी इट नेम दे, जो नहीं है सामने वो थर्ड पर्सन है। यहां तक सबको समझ में आया? आई वी यू ही सी इट नेम दे सब्जेक्ट का काम करता है तो सब्जेक्टिव केस, मी आवर योर ये सब अधिकार बता रहा है तो पॉजेसिव केस, और जो अंतिम में रहता है मी अस हिम हर देम, तो ये सब ऑब्जेक्टिव केस। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे पढ़ते हैं। सो बच्चों, चेंज ऑफ पर्सन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका नाम है SON। SON का मतलब वैसे तो होता है बेटा, तो बेटा फॉर्मूला है, बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है। कैसे? तो SON जैसे मैंने सजाकर लिखा है, तो S के नीचे लिखा है 1, O के नीचे लिखा है 2, N के नीचे लिखा है 3। तो 1 2 3 क्या है, SON क्या है समझना। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, पहले लिखते चलोगे यदि आप लोग वीडियो देख रहे हो और कॉपी भी सामने रखते हो। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और N का मतलब याद रखिएगा प्यारे बच्चों नो चेंज, N का मतलब नो चेंज। 1 का मतलब याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन, 1 का मतलब क्या याद रखना, फर्स्ट पर्सन। कौन कौन आता है बताओ, आई और बी। सेकंड पर्सन में याद रखना 2 मतलब सेकंड पर्सन, कौन कौन आता है सेकंड पर्सन में, सिर्फ और सिर्फ यू। और 3 मतलब याद रखना प्यारे बच्चों क्या, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन आ रहा है, ही सी इट नेम दे। SON फॉर्मूला पता है क्या कहता है, एस के नीचे मैंने लिखा 1, तो जरूर इन दोनों में रिलेशन है। 2 के नीचे लिखा O, जरूर रिलेशन है, लास्ट तक बने रहना बच्चा। 3 के जस्ट ऊपर मैंने लिखा N, जरूर ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है? SON फॉर्मूला कहता क्या है,
कि यदि किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो बदलेगा फर्स्ट पर्सन एस के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों आप लोग देखना रिपोर्टिंग स्पीच का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसका देखना बच्चों? रिपोर्टिंग स्पीच का देखना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसका देखना? रिपोर्टिंग स्पीच का। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसका देखना? तो रिपोर्टेड स्पीच का, जो बोला हुआ बात है। मैं एक बात पूछूं, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहेंगे? जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो स्टेटमेंट अंदर है ना, उसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई कैन स्पीक इंग्लिश था, तो वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। और ही सेड जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, वो है रिपोर्टिंग स्पीच। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच का देखेंगे बच्चों, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का देखेंगे। हालांकि मैं इसको एक लाइन में बोलूं तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज। एक एग्जाम्पल करके मैं बताऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा चेंज ऑफ पर्सन होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल समझना, जैसे मैं बताता हूँ, एक बच्चा एग्जाम्पल के तौर पर, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई कैन हेल्प यू, उसने मुझसे कहा आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब आपसे मैं कुछ पूछता हूं, पहले बताना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल बोलेंगे। अब आप ही बताओ प्यारे बच्चों, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का बाहर पूरा वाला पार्ट जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो सेड है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। सेड क्या है प्यारे बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देखना किसका है? तो रिपोर्टेड स्पीच का देखना है। तो रिपोर्टेड स्पीच ये, तो अब पहले बदलो। तो कुछ बेसिक बातें मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, याद रखना। जब, और सीखना तो मेन है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय। तो जब भी प्यारे बच्चों सेड अकेला रहे तो बदलना सेड में क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय। और यदि सेड टू रहेगा तो सेड टू को बदलना आप लोग टोल्ड में। सेड टू को किस में बदलना? टोल्ड में। यदि रहेगा से तो से को बदलना से में, और यदि से टू रहेगा तो बदलना टेल में। उसी प्रकार सेज रहेगा तो सेज में बदलना, सेज टू रहेगा तो टेल्स में बदलना। और बेसिक सेंटेंस में बच्चों कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट दिया जाता है। बाकी चेंज ऑफ पर्सन तो करेंगे ही। अब समझो, ही, आप ही बताओ, सेड टू है तो सेड टू को सेड में बदलें या सेड टू को टोल्ड में बदलें? सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, तो सेड टू इज चेंज इनटू टोल्ड। टोल्ड के बाद क्या करेंगे? मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या देंगे बच्चों? दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या देंगे? दैट। अब आप बताओ, आई कौन सा पर्सन है? पर्सन चेंज होता है, इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ पर्सन। तो मैं बताया आई फर्स्ट पर्सन है, याद आ रहा है सबसे पहले वैल्यू अपने आप को। तो आई फर्स्ट पर्सन, कैसा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। अब आप बताओ, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब बताओ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसका देखेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच का बाहर वाले पार्ट का। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो शुरू में रहता है। और ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? जो अंतिम में। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट शुरू में कौन है? ही है। और ही सेड टू मी में ऑब्जेक्ट कौन है? तो मी है। तो अब देखो, आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है? ही। तो क्या आपके अनुसार मैं ही दे दूं? बिल्कुल ही लगेगा। अब बताओ, सेड तो पास्ट में है ना, तो कैन बदलता है कुड में। कैन कुड में बदल रहा है ना, इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ टेंस। क्योंकि कैन प्रेजेंट में था और कुड पास्ट में था, तो प्रेजेंट पास्ट में बदला गया। तो कैन का कुड में बदलना, क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, तो कैन हम लोग बदलेंगे कुड में, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ टेंस। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा पार्ट है, वो मैं जस्ट इसके बाद बताने की कोशिश करूंगा। ही कुड, उसके बाद क्या होगा? हेल्प, ही कुड हेल्प। अब बताओ आप ही बच्चा, यू कौन सा पर्सन होता है? यू सेकंड पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। एंड सेकंड, यू भाई सामने वाले को वैल्यू देंगे, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का, तो ऑब्जेक्ट में कौन है? ऑब्जेक्ट में कौन है? मी है। तो यहाँ पर हम लोग मी दे देंगे। तो आप देख रहे हो, आई का ही में बदलना, फर्स्ट पर्सन था सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में ही था, ही दिए। यू सेकंड पर्सन था, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी था, मी दिए। तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। वही थर्ड पर्सन रहता, आई कैन हेल्प राहुल, तो ही कुड हेल्प राहुल ही होता, क्योंकि राहुल थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, एंड थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को चेंज ऑफ पर्सन यहां तक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बताता हूं।
अब हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। लेकिन चेंज ऑफ टेंस पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया फिक्स्ड है, वो है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम लोग तभी बदलेंगे जब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा हम लोगों का। मतलब ये जो सेड है ना, कोई भी ही सेज टू मी रहेगा तो नहीं बदलना टेंस, ही टेल्स मी रहेगा या ही विल से टू मी प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब रहता है तो टेंस नहीं बदलता है। टेंस बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होना जरूरी है। तो अब एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ समझाता हूँ। सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, है ना, उसने मुझसे कहा यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करते हो। ठीक है, ये सेंटेंस नंबर 1 है। ही सेड टू मी यू हेल्प मी। अब इसको कोई बोलेगा बदलने के लिए तो कैसे बदलोगे? तो पहले समझना क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है क्या, तो सेड, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब देखना रिपोर्टेड स्पीच कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का टेंस कौन सा है, तो बताना यू हेल्प मी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो एक रूल बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट का जो टेंस हो पास्ट के उसी टेंस में बदलेगा। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देखो आप नरेशन पढ़ रहे हो, टेंस का तो जानकारी होना बहुत जरूरी है, हालांकि मैं स्ट्रक्चर के अनुसार से बताने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट का जो टेंस पास्ट के उसी टेंस में बदलता है। यदि क्वेश्चन में प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट के इंडेफिनिट में बदलेगा। क्वेश्चन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहेगा तो पास्ट के कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। क्वेश्चन में प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो वो पास्ट के परफेक्ट में बदलेगा। और क्वेश्चन में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। अब मैं स्ट्रक्चर देते चलता हूँ, समझना। और वीडियो के अंत तक बार बार बोल रहे हैं बने रहना, क्यों? क्योंकि टेंस, चेंज ऑफ टेंस में एक मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जो बिना स्ट्रक्चर याद किए हुए भी आप लोग टेंस बदल सकते हो। वो क्या है? तो पहले स्ट्रक्चर को समझो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जानने के लिए आपको ये याद रखना जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट है, बिल्कुल। V1 हेल्प है, बिल्कुल। मी ऑब्जेक्ट है, हाँ। तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है किसमें बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का तो स्ट्रक्चर याद ही होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आई बारी ट्रिक की। ट्रिक क्या है? सब्जेक्ट इधर भी है, सब्जेक्ट इधर भी है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कैंसिल, ऑब्जेक्ट इधर भी है, ऑब्जेक्ट इधर भी है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैंसिल। तो समझ में क्या आ रहा है कि सिर्फ V1 और V2 रहेगा तो उसको बदलेंगे किस में? V1 और V5 रहेगा तो बदलेंगे V2 में। तो ट्रिक यहाँ पर काम क्या आ रहा है बच्चों कि V1 और V5 को बदलना है किसमें? V2 में। मतलब प्रेजेंट बदलेगा पास्ट में। चेंज ऑफ पर्सन तो आएगा ही। एक चीज और, जब रिपोर्टिंग में पास्ट में होता है ना तो चेंज ऑफ पर्सन भी होता है, चेंज ऑफ टेंस भी होता है, और आगे चल के मैं बताऊंगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है। तो अब जरा इसको बनाओ। ये डायरेक्ट स्पीच में है ना, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। कैसे बदलोगे? ही सेड टू को बदलोगे टोल्ड में, ही टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मी। टेल, टेल्स, टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना। तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या करेंगे? दैट। यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है प्यारे बच्चों? SON के अनुसार देखना, यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड में भाई सबसे पहले अपने आप को वैल्यू देते थे आई और वी, और फिर जो सामने है उसको, तो यू को सेकंड पर्सन। तो SON फॉर्मूला तो बताए थे ना, तो सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है? मी। अब देखना केस बताए थे कितना इंपॉर्टेंट है। यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में है, तो जो जिस केस में है वो उसी केस में रहता है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। तो यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी था लेकिन यहाँ पर आई आएगा क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस था, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई लेगा। अब देखो सब्जेक्ट तक का तो खेला खत्म हो गया। अब हेल्प V1 है, बताए थे बच्चों कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बदलो पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट तो बदल लिया V2 दे दो। लेकिन हम डायरेक्ट ट्रिक बताए थे कि V1 और V5 दिखे और रिपोर्टिंग में पास्ट सेट दिखे तो आपको बदलना है V2 में। तो आप बताओ हेल्प का V2 क्या होता है? हेल्प्ड होता है। हेल्प का V2 क्या होता है? हेल्प्ड। अब मी कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है तो मी भी उसी का पार्ट है ना ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी भी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है? ही। अब मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो आप ही बताओ प्यारे बच्चों, ही को ऑब्जेक्टिव केस देंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। अब देखो चेंज ऑफ पर्सन से क्वेश्चंस तो बनाना होगा और चेंज ऑफ टेंस देखो
नरेशन, वॉइस, ये सब इंग्लिश का ऐसा टॉपिक है ना जो बिल्कुल मैथ्स की तरह है, जिसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कमांड होगा। ये तो हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। लास्ट तक बने रहना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अब देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। एक पहले स्ट्रक्चर देते हैं, उसके बाद ट्रिक अपने आप निकलता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आप बताओ, सब्जेक्ट प्लस, कमेंट करके भी बता सकते हो, वॉज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यही होता है पास्ट परफेक्ट, खाली इज एम आर बदल जाता है वॉज वेयर में, बस यही होता है। अब देखो तो यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कैंसिल, यहाँ भी V4, यहाँ भी V4, V4 V4 कैंसिल, यहाँ भी ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैंसिल। तो बताओ इज एम आर को किस में बदल रहे हैं, वॉज वेयर में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे और क्वेश्चन में इज एम आर दिखे तो उसको आंख बंद करके बदल देना है, किसमें बच्चों, वॉज वेयर में बदलना है। किसमें बदलना है, वॉज वेयर में बदलना है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब एक क्वेश्चन देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ याद रखना कि जब रिपोर्टिंग वो पास्ट में रहे मतलब सेड रहे और क्वेश्चन में इज एम आर दिख जाए रिपोर्टेड स्पीच में, एकदम तुरंत एकदम बदलना है इज एम आर को वॉज वेयर में। डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वेयर लेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब समझते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, सी सेड टू हिम, एक लड़की ने एक लड़का से कहा, सी सेड टू हिम यू आर हेल्पिंग मी, तुम मेरी मदद कर रहे हो, तुम मेरी मदद कर रहे हो। अब देखो यू सब्जेक्ट है, इज एम आर है, हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी, V4 किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, V4 बोलते हैं, V1 में क्या लगता है, आईएनजी। तो देखो ना हेल्प में आईएनजी लग गया तो ये V4 हो गया और मी ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हो, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही तो है, तो बदलना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इज एम आर को बदलना वॉज वेयर में। आप पहले बदलो मेरे साथ, सी सेड टू को बदलेंगे किस में, टोल्ड, टोल्ड के बाद हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लिए बोला था ना, टोल्ड के बाद टू ने लगता है दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लिए दैट। यू कौन सा पर्सन, पर्सन भी बदलेगा, टेंस भी बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग में पास्ट में है। तो यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में किधर है, ऑब्जेक्ट में हिम है और ही सब्जेक्ट, यू सब्जेक्टिव केस है तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। आप बताना बच्चों, इज एम आर है वॉज वेयर में बदल दे, बिल्कुल। तो ही सिंगुलर होता है तो ही के साथ वॉज देंगे या वेयर देंगे, तो ही वॉज हेल्पिंग, एज इट इज V4 में रहेगा हेल्पिंग। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, सी, और मी ऑब्जेक्टिव केस में है ना बच्चों, इसीलिए मैंने केस बताया था, कितना इंपॉर्टेंट था वो केस बताना। तो ऑब्जेक्टिव केस है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। ये तो रही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहता, आज तक बने रहना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसका देगा, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक तो हो गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट की बारी है। तो आप देखना सब्जेक्ट प्लस, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ही हैज डन द वर्क। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर तो आप लोग को याद करना पड़ेगा। अब देखिए सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैंसिल, V3 यहाँ भी है, V3 कैंसिल, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैंसिल। तो क्या हैज और हैव को सिर्फ बदलना है हैड में, ये ट्रिक आ गया कि नहीं, हाँ या ना। तो आप लोग याद रखें ना, हैज या हैव को हम लोग बदलते हैं प्यारे बच्चों किसमें, हैड में। जब रिपोर्टिंग में पास्ट में रहेगा तो हैज और हैव में, हैव हैड में बदलेगा। एक क्वेश्चन देते हैं, करते हैं, द टीचर, समझना बच्चों, हम जानते हैं कि आप लोग थक चुके होंगे लगातार इतना लंबा क्लास होने के बावजूद, तो आप लोग चाहो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पानी पी सकते हो, बट ये कंप्लीट वीडियो जरूर देख लेना, बहुत काम आएगा बच्चों, आप कभी भी अटकोगे नहीं। और मैं एक एक पार्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द टीचर सेड टू मी, शिक्षक ने मुझसे कहा, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो क्या हो जाएगा, आप बदलना, द टीचर सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में, टोल्ड के बाद टू ने लगता, मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, मी, और यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब बताना बच्चों
हैज और हैव को आंख बंद करके हैड में बदल दें, क्योंकि रिपोर्टिंग में पास्ट में है तो आई के बाद हम हैड दे देते हैं और उसके बाद छाप दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर्सन बदलेगा, याद रखना। कंप्लीटेड, योर कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, तो योर भी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, मी, और योर कौन सा केस है, पॉजिटिव केस, तो मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई, और यहाँ पर होमवर्क हो गया। तो इसी प्रकार एकदम हूबहू प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी है। तो ये मैंने बेसिक प्रेजेंट टेंस का चेंज ऑफ टेंस बताया है, यहां तक समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेना, आगे बताते हैं। डियर फ्रेंड्स, we have already studied the two rules of narration, how to change direct speech into indirect speech. Number one was change of person, where we have studied SON formula, where first person of reported speech is changed according to the subject of reporting a speech, and the second person is changed according to the object, and third person is not changed. In the same way, we have also discussed in change of person, change of tense. चेंज ऑफ टेंस के बारे में भी हम लोग पढ़े, चेंज ऑफ टेंस के बारे में पढ़े कि व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस रहेगा प्रेजेंट का, पास्ट के उसी टेंस में बदलेगा। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो वो बदला था पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो वो बदला था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट था तो वो बदला था पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था तो वो बदला था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्यारे बच्चों मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, वो ट्रिक बताया था क्या कि V1 या V5 रहे उसको V2 में बदलना है, और यदि आपको इज एम आर क्वेश्चन में दिख जाए तो इज एम आर को बदल देना है किसमें, वॉज और वेयर में, और क्वेश्चन में यदि आपको दिखे हैज और हैव तो हैज और हैव को हैड में बदलना। देखो ना, V1 V2 में बदल रहा है मतलब ये पास्ट में जा रहा है, इज एम आर वॉज वर में बदल रहा है मतलब ये पास्ट में जा रहा है, हैज और हैव हैड में बदल रहा है मतलब ये पास्ट में जा रहा है। तो प्रेजेंट को पास्ट में किया जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, सेड हो। इसी बीच अब मैं अगला रूल बता रहा हूं कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि पास्ट इंडेफिनिट रहता है ना, तो अब इसको उल्टा मत समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो पास्ट इंडेफिनिट में बदला, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट वाला कैसे प्रेजेंट में आ जाएगा, पास्ट वाले को पास्ट में ही रखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट बदलता है प्यारे बच्चों एक स्टेप छोड़कर, पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। मैं आपको स्ट्रक्चर दे दूं तो सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपसे कोई पूछे ही, इसको बनाइएगा, ही सेड टू मी आई हेल्प यू, उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी मदद की, आई हेल्प यू। और आपसे यदि प्यारे बच्चों कोई पूछेगा, क्लास ले रहे हैं 1 मिनट, आपसे यदि कोई पूछेगा प्यारे बच्चों इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बताइए तो कैसे बनाओगे। एक्चुअली मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, वो मुझे तंग कर रही कि गेट खोलने के लिए आप क्लास ले रहे हो, बट आप समझ सकते हो जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, 3 साल की बच्ची है, वो मेरे से छटपटा रही है मिलने के लिए, बट मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, इतना सेक्रीफाइस मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ आप लोग के लिए कर रहा हूँ। हालांकि मैं उनको टाइम दूंगा क्लास के बाद, बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग का भी प्यार मेरे प्रति बना रहेगा। चलिए इसको बनाइएगा इनडायरेक्ट स्पीच में प्यारे बच्चों, तो कैसे बनेगा, सेड टू बदलता है टोल्ड में, टोल्ड के बाद मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसमें, दैट में। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं प्यारे बच्चों, SON फॉर्मूला। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज। तो आई और वी बताया था फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना, सब्जेक्ट में क्या है, ही। अब देखो तो बच्चा, आई फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्ड V2 है, और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब आप ही बताओ, सब्जेक्ट तक तो दे दिए, V2 है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो सब्जेक्ट तो दे दिया, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, तो हैड प्लस V3 देना, प्लस दे रहा हूँ V3 देना है, तो हेल्प्ड खुद भी V3 है, और यू सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट में कौन है, मी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आ जाएगा क्या, मी। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड हेल्प्ड मी, पास्ट इंडेफिनिट बदल रहा है पास्ट परफेक्ट में। यहाँ तक कोई दिक्कत, ट्रिक समझना हो तो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैंसिल, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैंसिल,
तो V2 डायरेक्ट रहेगा तो उसको हैड प्लस V3 में बदलना है। ये तो क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे रूल के तरफ प्यारे बच्चों। और दूसरा रूल क्या है कि यदि क्वेश्चन में पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ रहे, टेंस आप लोग को याद करना पड़ेगा कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसी प्रकार पास्ट के भी 4 पार्ट हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है यहाँ तक? उसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब चलिए, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यदि रहेगा तो किस में बदलेगा? तो मैंने बताया था अपने बगल वाले एक टेंस को जंप करता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का बगल वाला टेंस पास्ट परफेक्ट, तो इसको जंप करने के बाद अगले टेंस पर आएगा, वो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा बच्चों? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपसे यदि कोई स्ट्रक्चर पूछे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है। देखो ना, कंटिन्यूस जहां भी रहेगा वहां V4 रहेगा, वॉज और वेयर तो लगेगा ही। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब समझिएगा, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, राम सेड टू हर, कोई लड़की के लिए मैं दे रहा हूं, आई वॉज हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। राम ने सीता को कहा, यहाँ पर सीता भी मान सकते हैं, चलो यहाँ पर मैं सीता मान लेता हूँ। राम सेड टू सीता आई वॉज हेल्पिंग यू। और आपसे पूछे यदि इसका कैसे बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच, तो आप बदलना क्या? राम सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड में। बताया था टोल्ड के बाद सीता। टेल टेल्स टोल्ड के बाद प्यारे बच्चों टू का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? टेल टेल्स टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। तो राम टोल्ड सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या देना? दैट। अब आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में राम के लिए क्या दीजिएगा? ही दीजिएगा ना, तो ही। देखो ना, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस हो गया तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो सब्जेक्ट तक तो ही दे ही दिए, उसके बाद क्या होगा? हैड, उसके बाद बीन, V4 देना है, तो V4 तो हेल्पिंग खुद ही है यहाँ पर, V4 हेल्पिंग। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है? सीता, और सीता के लिए आ जाएगा प्यारे बच्चों हर। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस बदल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। कैसे? कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तो क्या उसका टेंस चेंज होगा? तो पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तो उसके अगले टेंस को जंप कर देगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को जंप करेगा। तो आप ही बताओ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को जंप करने के बाद अगला कोई टेंस है क्या? यही कारण है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं बनता है, चेंज नहीं होता है टेंस। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन करना, टेंस को एज इट इज रहने देना। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का अगला तो जंप करने वाला भी कोई टेंस नहीं है, तो वो तो किसी में और ही नहीं बदलेगा, क्या ही बदलेगा, समझ पा रहे हो? तो जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा, तो उसका टेंस नहीं बदलना है, सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन करके आप बदल देना। चेंज ऑफ पर्सन में तो मैंने बता रखा है SON फॉर्मूला, वेयर फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बेसिक मतलब पास्ट टेंस तक तो आ गए। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर टेंस का। तो प्यारे बच्चों अंत तक बने रहना, क्योंकि फ्यूचर टेंस को मैं एक ट्रिक से बता रहा हूँ। मैं चारों टेंस एक ही लाइन में आप समझ में आ जाएगा आपको कि फ्यूचर टेंस जब रिपोर्टिंग वो पास्ट में रहेगा तभी टेंस भी बदलेगा। तो फ्यूचर में दो वर्ड आपको दिखता है। फ्यूचर में क्या दिखता है प्यारे बच्चों? फ्यूचर में दिखता है शैल और फ्यूचर में दिखता है क्या? विल। तो शैल को बदलना है शुड में और विल को बदलना है वुड में। यही एक ट्रिक है। शैल इज चेंज इनटू शुड एंड विल इज चेंज इनटू वुड, यही बदलना इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन, और अब तो मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम केसेस में सब्जेक्ट के बाद वुड दे देना फ्यूचर टेंस में, तो वो आंसर सही ही जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलिए, अब हम जैसे क्वेश्चन देते हैं, सी सेड टू मी, किसी लड़की ने मुझसे कहा,
आई सेल हेल्प यू, आई और बी के साथ तो सेल लगता है, आई सेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो जानते हो बहुत सारे बच्चे क्या गलत करते हैं कि सेल का डायरेक्टली शुड दे देते हैं, क्योंकि उसको उनको तो दिख रहा है कि सेल को शुड में बदलना है, विल को वुड में बदलना है। डिपेंड करता है कि जो नया सब्जेक्ट आएगा ना चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार, उसके अनुसार बदलेंगे। तो अब जब बदलेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, सी सेड टू को बदलेंगे किस में, टोल्ड, टोल्ड के बाद मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा दैट। प्यारे बच्चों चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नरेशन के थर्ड रूल में आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका भी एक रूल एप्लीकेबल है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तभी चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है। जैसे कुछ चीजें तो आप लोग पहले पढ़ रखे होंगे, क्या कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो ना तो दिस बदलता है दैट में, याद रखना दिस बदलता है किसमें, दैट में। दीज बदलता है किसमें, दोज में, याद रखोगे। दिस बदलता है दैट में, दिस बदलता है दोज में, ठीक है। टुडे बदलता है दैट डे में, टुडे बदलता है किसमें, दैट डे में। ये सब नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टुडे बदलता है दैट डे में, टुमारो बदलता है, टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में, या द फॉलोइंग डे में भी बदलता है। किसमें बदलता है, द फॉलोइंग डे में बदलता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। यहां तक तो क्लियर है। अब समझिएगा, यस्टरडे बदलता है द प्रीवियस डे में, यस्टरडे बदलता है किसमें, द प्रीवियस डे में। नाउ बदलता है देन में, मतलब आप याद रखोगे इसका ट्रिक क्या, कि प्रेजेंट वाला पास्ट में बदलता है, ठीक है। दिस दैट में, दिस दोज में, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, नाउ देन में। तो आप ना जैसे एक एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं, जरा समझना। ही सेड टू मी आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। उसने मुझसे कहा कि आई एम ग्लैड, मतलब मैं खुश हूं, टू बी हियर दिस इवनिंग, आज मैं शाम यहाँ हूँ, आज शाम मैं यहाँ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है ना। तो इसको बदलना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम लोग कैसे बदलेंगे, ही सेड टू को बदलेंगे किसमें प्यारे बच्चों, टोल्ड में, टोल्ड के बाद मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा किसमें, दैट। आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, चेंज ऑफ ऑर्डिनेट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, ही, तो ही आ गया। आप लोग को याद कीजिए, बताया था ना कि जब रिपोर्टिंग हो पास्ट में हो तो इज एम आर बदलता है वॉज वर्ब में, तो हो जाएगा ही वॉज। उसके बाद ग्लैड टू बी, हियर बदलता है किसमें, देयर। दिस बदलता है किसमें, दैट इवनिंग, दिस बदलता है दैट इवनिंग। ये हो गया चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा जब रिपोर्टिंग हो पास्ट में हो तो दिस को बदलना है दैट में, दीज को बदलना है दोज में, टुडे बदलना है दैट डे में, टुमारो बदलना है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे बदलना है द प्रीवियस डे या द लास्ट डे, ठीक है ना। तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब नरेशन का 3 रूल्स तो आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अब अभी भी इंपॉर्टेंट नरेशन में कुछ रूल्स बाकी है जो हम लोग पढ़ते हैं। यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा नरेशन में 3 रूल्स, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टाइप नरेशन, जिसमें यदि आप लोग के क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया जाए हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से, तो उसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बदलता है वो कैसे बदलता है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे कि क्वेश्चन 2 टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चंस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, फर्स्ट कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। और जो दूसरा होता है वो WH वर्ड क्वेश्चन होता है। दूसरा कौन सा क्वेश्चन होता है, WH वर्ड क्वेश्चन होता है। आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आएंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड,
डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब ना हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं। तो यदि इन सारे वर्ड्स से यदि कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन कहलाता है। और WH वर्ड जिसमें WH वर्ड हो, व्हाट, विच, वेयर, हुच से स्टार्ट हो रहा हुआ क्वेश्चन हो, वो WH वर्ड क्वेश्चन कहलाता है। हालांकि आप यदि मेरे से पूछेंगे दोनों में अंतर क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन पहले तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो ठीक है, लेकिन इसका आंसर मिलता है यस और नो में, और WH वर्ड का क्वेश्चन मिलता है फुल सेंटेंस में। खैर, अब जैसे देखो क्वेश्चन आप लोग का ऐसे दे कि मेरे से कोई पूछेगा कि आर यू सैड, क्या आप सैड हो, तो मैं बोलूंगा क्या, उसने मुझसे पूछा या उसने मुझसे कहा। ही सेड टू पीयू, बेटा शांत क्लास ले रहा है, ठीक। ही सेड टू, देखना चाहोगे, ये मेरी बेटी है जो हमको पढ़ाने नहीं देती है, डिस्टर्ब करती है, ठीक है। इस बाबू के लिए एक लाइन, अब पढ़ाने दो, ठीक है। हाँ बेटा पढ़ाने दो, पढ़ाने दो, जाओ, बताया ना पढ़ाने दो, पिटा जाएगी, चलो चलिए। हाँ, कोई पूछेगा आर यू सैड, क्या आप उदास हो, ये मेरे से पूछा, तो ये जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, वो हेल्पिंग वर्ब इज से पूछा। और कोई यदि पूछ देगा व्हाई आर यू सैड, आप उदास क्यों हो, व्हाई आर यू सैड, तो ये जो क्वेश्चन है वो WH वर्ड का क्वेश्चन है, तो ये भी तो पूछ सकता है ही सेड टू मी व्हाई आर यू सैड, ठीक है। तो दोनों में अंतर है क्वेश्चन में, एक है आर यू सैड, क्या आप उदास हो, तो आंसर मिलेगा यस और नो में, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। एक पूछेगा व्हाई आर यू सैड, आप उदास क्यों हो, तो इसका आंसर मिलेगा पूरा सेंटेंस में, मुझे किसी से थोड़ा हॉट टॉक हो गया इसीलिए मैं उदास हूं, तो व्हाई आर यू सैड हो जाएगा WH वर्ड का क्वेश्चन। जानते हो दोनों का दो अलग अलग तरीके से बनता है, तो आपको पहले मैं समझाता हूँ कैसे बनेगा। एक बॉक्स तैयार करते हैं, देखना, कोई पूछेगा सेड और सेड टू के बदले क्या लगेगा, तो आप करना आस्क्ड, क्या लगेगा, आस्क्ड, ठीक है। बाबू बोल रहे आस्क्ड मतलब होता है पूछा जाना, ठीक है, पूछा जाना, ठीक है। और यहाँ भी दोनों एक साथ समझो WH वर्ड का, तो सेड या सेड टू रहेगा तो इसके जगह पर क्या लग जाएगा, आस्क्ड लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन को बोला नहीं जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, याद रखना नॉर्मल सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगता है, इफ या पीहू, आवाज नहीं बेटा प्लीज, ठीक है, बेइज्जती बोला ना, चुप रहो। और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए WH वर्ड में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH वर्ड लगता है, वही WH वर्ड, जैसे क्वेश्चन में यदि वाई रहे तो वाई लगेगा, विच रहे तो विच रहेगा, वेन रहेगा तो वेन। और ये नॉर्मल सेंटेंस में प्यारे बच्चों, नॉर्मल सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगता है, दैट का प्रयोग होता है। मतलब नॉर्मल सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ और वेदर, और इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH वर्ड। ये दोनों क्वेश्चन अब कैसे बनेगा, तीसरा जो रूल है वो क्वेश्चन टाइप जो सेंटेंस है ना, इसको नॉर्मल सेंटेंस में मतलब असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है। अच्छा, इसको समझने के लिए याद रखना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में रहता है। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है उसके बाद सब्जेक्ट, और असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। उसी प्रकार इसका रूल है, क्वेश्चन को किस में बदलना है, असर्टिव में बदलना है। याद कर रहे हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ और वेदर लगा, लेकिन WH वर्ड वाले में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ और वेदर नहीं लगा। WH वर्ड जो क्वेश्चन में रहेगा वही उतर जाएगा, वही लिखा जाएगा। अब बदलते हैं, बाकी क्या कर रहे हैं, रेस्ट में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, जो रेस्ट करना वही करना। अब चलो, ही क्वेश्चन है तो सेड टू के जगह पर क्या लग जाएगा, आप बताओ। सेड टू की जगह पर आस्क्ड तो लगेगा ना, आस्क्ड किससे, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ। आर यू, देखो हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में लिखा जाता है, चेंज किया जाता है। तो आर यू सैड को दिमाग में बदलना, यू को पहले कर दो, सब्जेक्ट पहले उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यू आर सैड, ठीक है। अब इसको चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस कर दो, तो यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन मैंने बता रखा था ना,
SON फॉर्मूला के अनुसार यू सेकंड पर्सन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है यहाँ पर, मी है। अब यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। आई इज एम आर बदलेगा वॉज वेयर में, तो आई वॉज सैड हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया। ही आज मी लग गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ लगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन था, और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट बदलता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में ये रूल है, क्वेश्चन असर्टिव बदलता है तो बदल दिए। बाकी चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस करेंगे तो यू सेकंड पर्सन था ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में मी था, आई आ गया। इज एम आर को मैंने चेंज ऑफ टेंस में बता रखा, वॉज वेयर लगेगा तो वॉज बन गया, सैड लग गया। अब इसको बदलो, ही सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में, बिल्कुल नहीं, मैंने गलती कर दिया, आप कहीं मत करना। ये क्वेश्चन है ना बाबू, क्वेश्चन में सेड या सेड टू के जगह पर क्या लगेगा, आस्क्ड लगेगा, तो आप लोग करना आस्क्ड। आस्क्ड किसको, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH वर्ड का क्वेश्चन रहता है तो इफ और वेदर नहीं, WH वर्ड ही लगता है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पर क्या लग जाएगा, WH वर्ड में क्या है, वाई। अब वाई तक तो खेला खत्म हो गया। अब क्या है, आर यू सैड, तो इसको बदलोगे किस में, यू आर सैड। आर यू सैड को किस में बदलोगे बच्चों, यू आर सैड। अब इसको भी चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस कर लो ना। आप पूछोगे आर यू सैड को यू आर सैड क्यों बदले, ये रूल है क्या कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो रहेगा ना, क्वेश्चन टाइप स्ट्रक्चर, उसको असर्टिव में चेंज किया जाता है, और असर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है फिर हेल्पिंग वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट पहले कर दिए यू, फिर आर, यू आर सैड। अब बदलो, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी था, आई आ जाएगा, बता रखा है मैंने। इज एम आर वॉज देयर में तो आई वॉज, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैड, और दोनों में फुल स्टॉप लगता है, याद रखेंगे। तो आप लोगों ने क्वेश्चन टाइप नरेशन भी आसानी से पढ़ लिया, क्या कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे और ये क्वेश्चन टाइप में हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन रहे तो सेड और सेड टू की जगह पर आस्क्ड लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन में इफ और वेदर लगेगा, और क्वेश्चन टाइप सेंटेंस को असर्टिव में बदलने के बाद चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द जो भी रूल्स है वो चेंज होगा। फिर हम लोगों ने WH वर्ड का क्वेश्चन का पढ़ा, WH वर्ड में भी वही था, ये भी तो क्वेश्चन है ना, तो सेड और सेड टू के जगह पर क्या लगेगा, आस्क्ड लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ और वेदर न लगकर जो WH वर्ड, जैसे यहाँ क्वेश्चन में वाई था तो वाई लगा, विच रहता तो विच रहता, हुज रहता तो हुज रहता आता, और क्वेश्चन को असर्टिव में बदले, फिर चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस किए। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो देखो 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं प्यारे बच्चों, 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस बेसिक वाला जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लग रहा था, ये आपने पढ़ लिया। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखो क्वेश्चन टाइप नरेशन को ही मतलब क्वेश्चन टाइप सेंटेंस को ही प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव बोला जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोगों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ रखा है, अभी पढ़ा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन, दोनों का कैसे बनेगा हम लोगों ने पढ़ा। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे पार्ट की तरफ जिसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा, तो आप लोग हेडिंग दे दोगे प्यारे बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस टाइप या इंपेरेटिव सेंटेंस। हेडिंग दो प्यारे बच्चों, आप लोग लास्ट तक बने रहना, बहुत ही मेहनत से। अभी का मतलब सब कुछ नहीं बताया जा सकता, ठीक है ना। आप लोग को आवाज ज्यादा ना आए तो मैंने पंखा भी ऑफ कर रखा है, और AC का तो अभी फिलहाल मैंने लगाया नहीं है, तो गर्मी भी चल रही है और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, बस आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखिएगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा कर करो, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स तक ये मैराथन क्लास पहुंचना चाहिए। चलिए नरेशन में अब हम लोग पढ़ेंगे इंपेरेटिव टाइप क्वेश्चन, इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे, याद रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे, जिस सेंटेंस का सेंस देख, क्या चीज का, ऑर्डर का, कमांड का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, सजेशन का, इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस। तो एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर समझना। ही सेड टू मी, कोई उसने मुझसे कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, तो मुझसे कोई ऑर्डर कर रहा है, तो इसका जो सेंस है ऑर्डर टाइप है। कोई मुझसे ये भी पूछ सकता है, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे पैसा, कुछ पैसा दे दो। उसने मुझसे कहा, अब प्लीज और काइंडली से कर रहे थे, ये तो रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज और काइंडली से। अब देखो
जैसे एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवाई समय पर ले लेना। तो डॉक्टर क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है या रिक्वेस्ट कर सकता है या यहाँ पर एडवाइस कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। अब जरा देखिए कैसे बनेगा इसका रूल, इंपॉर्टेंट रूल क्या है। देखो सेड और सेड टू तो दिखेगा ही, तो सेड या सेड टू की जगह पर जैसा सेंस वैसा वर्ड, जैसे क्वेश्चन में ऑर्डर्ड का सेंस दे तो ऑर्डर्ड देना, रिक्वेस्ट का सेंस दे तो रिक्वेस्टेड देना, एडवाइस का सेंस दे तो एडवाइज्ड देना। ठीक है। अच्छा आप पूछ सकते हो सर यहाँ पर आपने ये एडवाइस दिया सी और यहाँ पर आपने एसीडी क्यों दिया, तो नाउन के रूप में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में एडीवीआई सी सही है और वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में एडीवीआई एसी सही है, इसीलिए एडवाइस्ड हुआ। अब सेड या सेड टू की जगह पर ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्टेड ये लेंगे। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले लगता है प्यारे बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग। इंपेरेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगता है बच्चों, टू का प्रयोग लगता है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले मैंने टू दे रखा है। अब तीसरा जो है वो क्या है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ छापो, मतलब कॉपी करो पूरे को। बस एक चीज ध्यान में रखना है कि चेंज ऑफ पर्सन एप्लीकेबल होगा। अब बनाओ मेरे साथ, ही सेड टू के बदले ऑर्डर लगेगा रिक्वेस्टेड, तो देखेंगे रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा है कि प्लीज और काइंडली है ही नहीं, तो क्या होगा, ही ऑर्डर ही दे रहा है, तो ही ऑर्डर्ड। ऑर्डर किसको, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगता है, टू का प्रयोग लगता है, तो मैंने टू दिया। फिर छाप देंगे, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर है यहाँ पे। अब इससे कोई पूछेगा ही सेड टू के जगह पर क्या होगा, तो प्लीज और काइंडली से है तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हो जाएगा क्या बच्चों, ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू। प्लीज रहेगा या हटेगा, हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसी प्लीज के लिए मैंने क्या दे रखा है, रिक्वेस्टेड। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, देखो पर्सन चेंज होगा, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट आई फर्स्ट पर्सन, तो मी भी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ही, और मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम सम मनी। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका कैसे बनेगा। थोड़ा सा हिंट दे दूं, एडवाइस कर रहा है तो सेड और सेड टू की जगह पर एडवाइस्ड लगेगा। तो ये था आप लोग का इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन। अब हम लोग चौथा पढ़ रहे हैं, वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, सॉरी चौथा में आएगा ऑक्टेटिव सेंटेंस। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं आगे। 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, मैंने बता रखा है। पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लामेटरी। तो असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव का आप लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आप लोग हेडिंग दे दो पहले, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसको है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस का सेंस देता है विश का, डिजायर का, विश मतलब चाह रखना, डिजायर मतलब चाह रखना, कर्स का, ब्लेसिंग्स का, आशीर्वाद देने का। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं, ही सेड टू मी, है ना, ही सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो। तो ये तो मुझे ब्लेस ही कर रहा है ना, तो सेड और सेड टू की जगह पर ब्लेस्ड होगा। अच्छा मान लो द ओल्ड मैन सेड टू मी, मे यू फॉल इन द फॉल ऑन द रोड, भगवान करे तुम रोड पर गिर जाओ, मे यू फॉल ऑन द रोड। ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चों इन दोनों का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसमें देखो ना, मे यू लिव लॉन्ग में जहां आप देख रहे हो ब्लेस का सेंस दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, या विश का सेंस दे रहा है। तो मे यू फॉल इन द गटर या मे यू फॉल ऑन द रोड, रोड पर गिर जाओ, तो ये मुझे क्या दे रहा है, कर्स दे रहा है।
जिस प्रकार जैसा सेंस वैसा वर्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, इंपेरेटिव में दिया, उसी प्रकार इसमें भी बनेगा। मैं रूल पर बात करूं, यहाँ पर मैं रूल बात कर रहा हूं, तो सेड या सेड टू के जगह पर जैसा सेंस वैसा वर्ड। यदि ब्लेस का सेंस है तो ब्लेस्ड हो जाएगा, कर्स का सेंस है तो कर्स्ड हो जाएगा, विश का सेंस है तो विश्ड हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले ऑप्टेटिव में भी दैट ही लगता है, जैसे कि असर्टिव में लग रहा था। ठीक है, अब इसमें भी तीसरा रूल में क्या है ना कि मे प्लस सब्जेक्ट रहेगा ना, उसको बदलना है सब्जेक्ट प्लस मे में। मतलब ऑप्टेटिव वाला स्ट्रक्चर बदलेगा असर्टिव वाले स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस में। तो क्या बनेगा कि सेड टू बदलेगा किसमें, देखो ना ब्लेस का सेंस दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्लेस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट। मे यू लिव लॉन्ग बदलेगा किसमें, दिमाग में बदलना, यू में लिव लॉन्ग हो जाएगा। अब इसको बदलो, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, मी, आ जाएगा आई, सब्जेक्टिव केस। मे बदलेगा माइट में, क्योंकि रिपोर्टिंग में पास्ट में सेड में है, तो मे का पास्ट क्या होगा, आई माइट। माइट जब V2 आ ही चुका है तो माइट लिव लॉन्ग हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों ये कमेंट करके आप लोग ये वाला क्वेश्चन जरूर बताना कि इसका कैसे बनेगा। मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ, ये कर्स का सेंस है तो कर्स्ड बनेगा। इस पर एक्सरसाइज आप लोग जरूर बना लेना। ठीक है, ये तो था ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हेडिंग दे दीजिएगा कौन सा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्ला लिखेंगे आप लोग, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आपसे यदि कोई पूछे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है, तो सडन फीलिंग्स को बताता है। जैसे कोई बोल दे कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे हम लोगों ने मैच जीता, तो वी हैव वॉन द मैच यदि सिर्फ बोलता तो असर्टिव सेंटेंस था। लेकिन ये जो वर्ड हुर्रे लगा दिया ना, ये एक्सक्लामेटरी हो गया, सडन फीलिंग्स को बताया। जैसे कोई पूछे अलास ही इज डेड, अलास वो मर गया, अब वो नहीं रहा, तो ही इज डेड तो नॉर्मल सेंटेंस था असर्टिव, लेकिन अलास लगा देने से ये एक्सक्लामेटरी हो गया। तो मान लो यही सेंटेंस बोल दिया और आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। जैसे दे सेड, उन लोगों ने कहा, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। और फिर करते हैं राम सेड। ठीक है, अब बदलेगा तो कैसे बदलेगा, तो याद रखना इसमें सबसे पहला रूल है, सेड या सेड टू के जगह पर एक्सक्लेम्ड विथ वर्ड यूज होता है। कौन सा वर्ड यूज होता है, याद रखना, सेड या सेड टू के जगह पर एक्सक्लेम्ड विथ यूज होता है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ, जैसे मैच जीत गया तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो जाएगा, मैच हार गया तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो हो जाएगा, कुछ सरप्राइज था, अचंभित हो गया तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, गुस्सा से बोल रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ एंगर। जैसा सेंस वैसा वर्ड देंगे। तो अब और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इसमें भी दैट लगता है, और फिर इसमें भी असर्टिव को मतलब भाई आप एक्सक्लामेटरी वर्ड है ना, हुर्रे अलास ये सबसे, तो वो बदलता है किसमें, असर्टिव में। अब जरा मेरे साथ बनाओ, दे सेड अकेला है, और ये हुर्रे वी हैव वॉन द मैच जॉय का सेंस दे रहा है, एक्सक्लामेटरी है। तो क्या मैं आपकी इजाजत से दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दे दूं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए मैंने बता रखा है क्या लगेगा, दैट, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब बताओ हुर्रे रहेगा या हट जाएगा? भाई साहब हट जाएगा हुर्रे, क्यों? क्योंकि इसी हुर्रे वर्ड के लिए हमको पता चल गया कि वो जॉय कर रहा है, खुशी मना रहा है, तो जॉय दे दी तो हट जाएगा। अब जब हट गया तो वी हैव वॉन द मैच नॉर्मल सेंटेंस है, चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस करो। वी कौन सा पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन बताया था ना, फर्स्ट पर्सन ही चेंज अकॉर्डिंग टू क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है, दे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, दे। हैज और हैव बदलता है हैड में, हैज और हैव किस में बदलता है, हैड में, तो दे हैड वॉन द मैच, दे हैड वॉन द मैच। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? चलिए उसी प्रकार अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देख लेते हैं, समझ लेते हैं। राम, कोई अलास इज डेड, अलास वो मर गया, तो ये जॉय तो हो नहीं सकता, सॉरो हो सकता है, तो राम सॉरो वाले में एक्सक्लेम्ड विद देना तो खैर जरूरी है ही है, तो एक दे मतलब राम एक्सक्लेम्ड विद क्या हो जाएगा, सॉरो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए बच्चों दैट, दैट दीदी। अलास रहेगा या हट जाएगा,
हट जाएगा क्योंकि इसी अलास के लिए क्या दिया, सौरभ, तो इसको बदल दो। ही कौन सा पर्सन होता है, ही सीट नेम द थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो ही को ही कर दो। बोला था इज एम आर को वॉज वर्ब में बदलना, तो ही वॉज कर दो और ही वॉज डेड कर दो। तो ये चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच था, सॉरी एक्सक्लेमेटरी लास्ट वाला पार्ट था जिसमें आप लोगों ने पढ़ा सेड या सेड टू की जगह पर एक्सक्लेम विद जैसा सेंस वैसा वर्ड जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइज दे सकते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट। थोड़ा सा मैं एक रिकैप कर रहा हूँ नरेशन का, मैंने नरेशन का कंप्लीट वीडियो कंप्लीट आप लोगों को मैंने दिया है, ठीक है। मैं रिकैप कर रहा हूँ, ये 2-3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपने पढ़ा नरेशन, नरेशन में मेनली हम लोग को बदलना होता है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। मीनिंग सेम रहना चाहिए। 3 रूल्स हम लोगों ने फॉलो करा, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन में आप लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन में SON फॉर्मूला पढ़ा, जिसमें फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता था, रिपोर्टिंग स्पीच का, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। चेंज ऑफ टेंस में आपने पढ़ा, चेंज ऑफ टेंस में क्या कि जब रिपोर्टिंग वो पास्ट में होता है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट का जो टेंस पास्ट के उसी टेंस में बदलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट का इंडेफिनिट बदला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदला, पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला। पास्ट परफेक्ट का तो नहीं बदलता है टेंस, चेंज ऑफ पर्सन एप्लीकेबल होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी चेंज नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलता है। फ्यूचर में हम लोगों ने पढ़ा कि शैल को शुड में बदलना, विल को वुड में बदलना, हालांकि मैक्सिमम सब्जेक्ट के साथ विल को वुड में बदला ही जाता है, हर जगह वुड लिखा जाता है। फिर आपने इंटेरोगेटिव में पढ़ा 2 टाइप के क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में सेड और सेड टू की जगह पर आस्क्ड लगेगा, तो WH वर्ड क्वेश्चन ही है, उसमें भी सेड और सेड टू की जगह पर आस्क्ड लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ और वेदर लगता है, जहां WH वर्ड क्वेश्चन में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले वही WH वर्ड लग जाता है। फिर थर्ड में आपने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर है उसको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब करो, नॉर्मल सेंटेंस में करो, दोनों में हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड में, और फिर आप लोग उसको क्या करो, चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस करो। थर्ड हम लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा जो ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस का सेंस देता था, जैसा सेंस वैसा वर्ड, ही ऑर्डर्ड मी टू डू दिस, ही रिक्वेस्टेड मी टू डू दिस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू दिया फिर छापा। ऑप्टेटिव में विश और डिजायर है तो ही विश्ड, ही डिजायर्ड, ही ब्लेस्ड, ही कर्स्ड, वैसे टाइप के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, और एक्सक्लेमेटरी में तो आप लोगों ने पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको कंप्लीट वीडियो नरेशन बहुत हेल्पफुल हुआ लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।